नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्रामीण प्रवेश का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है इसमें हमने आज कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ये दोनों प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न का जवाब आपको देना है, हाल ही में जेंडर संवाद कार्यक्रम को किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो इस कार्यक्रम को, जिसका नाम है जेंडर संवाद कार्यक्रम, इसको हाल ही में शुरू किया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यह जो आपका कार्यक्रम है जेंडर संवाद कार्यक्रम, यह एक योजना थी जिसका नाम था, एक मिशन था एक तरह से आप कह लीजिए, जिसका नाम था दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं DAYNRLM। इसका पूरा नाम होता है आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो इसी के तहत जो है आपका जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत जो है जेंडर संबंधी समस्याओं का समाधान करना, साथ ही महिलाओं को सशक्त करना इसका मेन उद्देश्य है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका जो डी है पहले प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में किसान सारथी नामक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपका। तो किसान सारथी नामक जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसको शुरू किया गया है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके तहत जो हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, इन्होंने इसको जो है लॉन्च किया था तो इसके तहत जो किसान होंगे उनको फसल संबंधी जानकारी समय पर पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है जिसका नाम था आपका किसान सारथी, उसको लॉन्च किया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इस किसान सारथी नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत जो है किसानों को फसल संबंधी जो जानकारी है वह समय पर दी जाएगी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आपको जवाब देना है। यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न आपको कृषि से रिलेटेड मिलेंगे, एग्रीकल्चर वाले एरिया से। तो आपको बताना है कि जो मध्यम सिंचाई योजना होती है उसके तहत कितने हेक्टेयर के बीच की सिंचित भूमि को सम्मिलित किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो आपकी मध्यम सिंचाई योजना होती है उसके तहत जो है आपकी कितने हेक्टेयर तक की भूमि को सम्मिलित किया जाता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। 2000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर के बीच की जो सिंचित भूमि होती है उसको सम्मिलित किया जाता है आपका मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर के बीच की सिंचित भूमि को सम्मिलित किया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं 2000 हेक्टेयर से कम की जो कृषि भूमि होती है उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, तो उसको हम रखते हैं लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत। इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो आपकी लघु सिंचाई योजना होती है उसके अंतर्गत आपकी आती है 2000 हेक्टेयर से कम की सिंचित भूमि, और 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक की जो सिंचित भूमि होती है उसको हम बृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत रखते हैं। तो मैंने आपको तीनों बता दिया है। बृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत कितने तक की सिंचित भूमि आती है, मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत कितनी भूमि आती है, और लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत कितनी भूमि आती है, उसको मैंने आपको बता दिया है। इसको आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में तालाबों के द्वारा सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है वो किस राज्य में की जाती है, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में तालाबों के द्वारा जो सबसे ज़्यादा सिंचाई है देखने को मिलती है आपकी तमिलनाडु राज्य में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और तालाबों के द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई है वो तमिलनाडु में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस माध्यम से की जाती है, तो कुओं और नलकूपों के माध्यम से। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। कुओं और नलकूपों के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश राज्य है वहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा अगर हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न यानी कि तालाबों के द्वारा जो सबसे ज़्यादा सिंचाई है वो आपकी तमिलनाडु में की जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम था हरियाली योजना। तो आपको बताना है कि यह जो आपकी हरियाली योजना थी
इसका संबंध आपका जल प्रबंधन से था। तो इस हरियाली योजना को कब शुरू किया गया था? तो हरियाली योजना को आपको शुरू किया गया था 2003 में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आपकी जो हरियाली योजना थी यह 2003 में शुरू की गई थी तथा इसका संबंध था जल प्रबंधन से। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं आपका ड्रिप इरिगेशन यानी कि ड्रिप सिंचाई से रिलेटेड। तो आपको बताना कि इसमें से ड्रिप सिंचाई से जुड़े कौन से कथन सही हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न आपका एग्जाम के लिए है। तो आइए चारों कथनों को पढ़ लेते हैं। तो पहला कथन दिया गया है सिंचाई की इस विधि की खोज इजराइल से मानी जाती है। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। ड्रिप सिंचाई की जो खोज है इजराइल से मानी जाती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इस सिंचाई पद्धति के द्वारा पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। दूसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। और इसके बाद इस विधि के तहत फसल को धीमी, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, यह जो आपकी विधि है इस विधि के तहत फसलों को धीमी और मतलब पानी जो है वह धीमी गति से एवं रोजाना या एक दिन छोड़कर दिया जाता है। तो तीनों कथन आपका जो यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन के संबंध में दिया गया है वह सही है। तो उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तथा यह जो आपका ड्रिप इरिगेशन है इसको हम टपक सिंचाई या बूंद सिंचाई के नाम से भी जानते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से कौन साक्षात्कार के प्रमुख दोष हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से साक्षात्कार के प्रमुख दोष कौन कौन से हैं। आपको इसका जवाब देना है। फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो इसमें से साक्षात्कार के प्रमुख दोष कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। तो इसमें से खर्चीली विधि यानी कि जो साक्षात्कार की विधि होती है वह काफ़ी खर्चीली मानी जाती है। तो यह भी प्रमुख दोष इसका है। इसके अलावा इसमें एकरूपता की कमी देखने को मिलती है। तो यह भी आपका एक दोष है। और इसमें मौखिक उत्तर पर अधिक विश्वास किया जाता है साक्षात्कार में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट कमियां हैं, इंपॉर्टेंट दोष हैं आपके साक्षात्कार के। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक विधि शोध पद्धति की विशेषता नहीं, यानी कि वैज्ञानिक शोध पद्धति की कौन सी इसमें से विशेषता नहीं आपको बताना है। तो इसमें से वैज्ञानिक शोध पद्धति की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन आपका दिया गया यहाँ पे भावनात्मकता वाला वह आपका सही हो जाएगा। यह आपकी वैज्ञानिक शोध पद्धति की विशेषता नहीं मानी जाती। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है निम्न में से कौन सामाजिक सर्वेक्षण शोध के उद्देश्य यानी कि इसमें से जो उद्देश्य दिए गए हैं तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उद्देश्य सामाजिक सर्वेक्षण शोध से जुड़ा हुआ है। तो सामाजिक सर्वेक्षण शोध का इसमें से कौन सा उद्देश्य है? तो आइए देख लेते हैं। सामाजिक घटना का वर्णन करना यह प्रमुख उद्देश्य है। कार्य कारण संबंध की खोज करना यह भी प्रमुख उद्देश्य है। रचनात्मक कार्य यानी कि तीनों जो उद्देश्य यहाँ पे दिए गए हैं वे सभी उद्देश्य आपके सामाजिक सर्वेक्षण शोध के हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपको बताना है कि ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस साहित्य में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें वैदिक साहित्य में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वैदिक साहित्य में ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी इसको किस वर्ष दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में विलय कर दिया गया था। काफी ज्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का जो विलय है यह 2014 में, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में कर दिया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं आपकी जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी यह शुरू की गई थी आपकी 2005 में तथा 2014 में इसका जो विलय था यहाँ पे 2005 होगा। तो 2014 में आगे चलकर इसका विलय कर दिया गया था दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना जिसका नाम था आयुष्मान भारत योजना, तो आपको बताना है कि जो आयुष्मान भारत योजना थी इसको कहां से शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा।
तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। और आयुष्मान भारत योजना, जिसको हम जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं, इसको शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा झारखंड के रांची से। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। झारखंड के रांची से जो है आपकी आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी डेट क्या थी, कब जन आरोग्य योजना को शुरू किया गया था। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन भूमि सुधार के उद्देश्यों में शामिल है, यानी कि भूमि सुधार के यहाँ पे कुछ उद्देश्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि भूमि सुधार के उद्देश्यों में इसमें से कौन सा सम्मिलित है। तो इसमें से आपके तीनों जो उद्देश्य दिए गए हैं, ये सभी उद्देश्य आपके भूमि सुधार से जुड़े हुए हैं। पहला उद्देश्य क्या है, आर्थिक असमानता को दूर करना। दूसरा उद्देश्य आपका है काश्तकारों की सुरक्षा करना। तीसरा उद्देश्य आपका है भूमि स्वामित्व प्रदान करना। यानी कि उपरोक्त सभी जो उद्देश्य आपके हैं भूमि सुधार से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि जो चकबंदी संबंधित कार्य किए गए थे, यानी कि भूमि सुधार से जुड़े जो चकबंदी से रिलेटेड कार्य किए गए थे, उनके संबंध में कौन सा कार्य से रिलेटेड जो फैक्ट दिया गया है वो सही नहीं है। तो भूमि सुधार के संबंध में जो आपके चकबंदी के कार्य किए गए थे, उनसे जुड़ा हुआ कौन सा फैक्ट इसमें से सही नहीं है। तो इसमें से आपका जो डी वाला फैक्ट है, चकबंदी से भूस्वामी एवं कृषक का संतुष्ट होना, यानी कि जो चकबंदी कार्य उस समय किए गए थे उससे जो है आपके भूस्वामी और कृषक जो है संतुष्ट नहीं थे, बल्कि ये असंतुष्ट थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा, चकबंदी कार्य से उस समय जो आपके कृषक और भूस्वामी थे वे असंतुष्ट थे। तो यह जो है आप कथन आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। वहीं बाकी आपके जो तीनों कथन दिए गए चकबंदी कार्य के संबंध में वो सही दिए गए। जैसे आपका पहला है, चकबंदी अधिकारी के पास उस समय तकनीकी ज्ञान का अभाव था, तो यह कथन आपका सही है। तथा उस समय जो अधिकारी थे चकबंदी अधिकारी वर्ग, उनके द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया। और उसके बाद चकबंदी अधिकारी का चकबंदी के प्रति प्रयत्नशील रहना, ये तीनों जो कथन आपके दिए गए सही दिए गए हैं। लेकिन आपका जो चौथा वाला कथन है, चकबंदी से भूस्वामी एवं कृषक का संतुष्ट होना, यहाँ पे गलत दिया गया। यहाँ पे संतुष्ट की जगह आपका होना चाहिए था असंतुष्ट थे आपके भूमि एवं कृषक। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए दूसरे प्रश्न का आप जवाब दीजिए। मैंने आपको बहुत बार बताया है। आप बताइए कि पूरे भारत में, यानी कि संपूर्ण भारत में जो चकबंदी योजना थी, कब किस वर्ष में लागू की गई थी, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों जितने भी मैं प्रश्न एक्स्ट्रा आपसे पूछता हूं उसका जवाब आप देने की कोशिश किया करिए कमेंट बॉक्स में। इससे आपकी जानकारी और बढ़ेगी और आपका लेवल पता चलेगा कि आपकी लेवल की आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल तक पहुंच रही है। तो जो भी मैं प्रश्न आपसे पूछा करूं डेली, उनका जवाब तो आप कमेंट बॉक्स में दिया ही करिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनता है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टोटल 1% जो आपके ग्रामीण परिवार हैं उनके घर में जो है रसोई मिट्टी के तेल से खाना बनता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। यह डेटा आपका कब का है, तो NSSO के द्वारा जो है एक डेटा रिलीज किया गया था 2015 में, उसी के अकॉर्डिंग ये फैक्ट आपको बताया जा रहा है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। उस फैक्ट के अकॉर्डिंग 1% ग्रामीण परिवार में रसोई में जो है मिट्टी के तेल से खाना पकाया जाता था उस समय। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रामीण समाज में संपत्ति में अचल रूप में कौन सा सम्मिलित, यानी कि अचल संपत्ति इसमें से कौन सी नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्रामीण समाज की संपत्ति जो होती है उसमें अचल संपत्ति के अंतर्गत आपकी जो आभूषण वो नहीं आते हैं। आभूषण जो है आपके चल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। और बाकी आपके जो तीनों दिए गए हैं, भूमि, मकान और खेत, ये सभी आपके अचल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आभूषण है वह अचल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन ए आप याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश नई स्टार्टअप नीति 2020 के तहत कहां देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन हब की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देश का सबसे बड़ा जो इंक्यूबेशन हब है वह कहां पर बनाया जाएगा, तो यह लखनऊ में बनाया जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लखनऊ में। अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने इसके बारे में बहुत बार बताया हुआ है। और पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में जो अशोक मेहता समिति थी, इसका गठन किया गया था वर्ष 1977 में।
तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। उस समय सरकार किसकी थी? तो जनता पार्टी की सरकार थी, गठबंधन वाली सरकार थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। वर्ष 2005 में प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य सेवा प्रावधानों में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित किया गया था? तो 2005 में जो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था, उसके स्वास्थ्य सेवा प्रावधानों में क्या क्या सम्मिलित किया गया था? तो पहला प्रावधान था ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करना। दूसरा प्रावधान आपका था स्वास्थ्य सेवाओं का उत्तम किस्म का होना। तीसरा प्रावधान आपका था सभी के लिए जो स्वास्थ्य कवरेज है उसकी पहुंच, मतलब सभी के पहुंच के भीतर स्वास्थ्य सेवाओं का होना, यानी कि ये तीनों प्रावधान आपके सम्मिलित किए गए थे जो 2005 में स्कीम शुरू की गई, जिसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान कौन सा नहीं है? तो इसमें से आपका जो समतल परिवर्तन है, यह आपका सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो आपके दिए गए तीनों ऑप्शन, समरैखिक परिवर्तन, उतार चढ़ाव परिवर्तन और आपका चक्रीय परिवर्तन, ये सभी आपके सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान हैं। लेकिन आपका जो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी दिया गया है, समतल परिवर्तन, यह सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और 20 बिस्वा में कितने वर्ग गज होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो 20 बिस्वा में आपका कितना वर्ग गज हो जाएगा? 3025, लगभग आपका 3025 वर्ग गज होता है आपका 20 बिस्वा में। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 3025 वर्ग गज। अगला प्रश्न आपके सामने है, 10 करम में कितने जरीब होती है, मतलब दो आपका 10 करम होता है, यह कितने जरीब के बराबर होता है? तो 10 करम आपका 1 जरीब के बराबर होता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 जरीब में आपका 10 करम होता है। तो ऑप्शन आप ए यहाँ पे याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो उस समय जो है होता था ग्रामणी। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। वैदिक काल में जो ग्रामीण प्रशासन था उसका प्रमुख अधिकारी माना जाता था ग्रामणी को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख विभाग इसमें से कौन से हैं? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का इसमें से प्रमुख विभाग कौन सा है? तो ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग, ये दोनों जो विभाग आपके मिलेंगे ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के मिलेंगे। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी आपका दोनों सही है, ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विकास। आज के सेट का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, रफ्तार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसे बढ़ावा मिलेगा, आपसे पूछा जा रहा है। जो आपकी रफ्तार योजना शुरू की गई है इसके अंतर्गत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में किसको बढ़ावा दिया जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो रफ्तार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में किसको बढ़ावा दिया जाएगा? तो कटाई को, अधोसंरचना को और कृषि उद्यमिता को, यानी कि आपका जो तीनों है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका तीनों दिया गया है, कटाई, अधोसंरचना और कृषि उद्यमिता, इन तीनों को बढ़ावा दिया जाएगा रफ्तार योजना के तहत। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ए सभी। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो सेट नंबर 12 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सेट आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।